Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in increasing order of basic character. बच्चों अगर आप इसमें देखोगे हमें चार यहाँ पर क्या मिले हैं बेसिकली। यहाँ पर हमें बेंजोएट आयन्स मिले हैं बेसिकली। जब बेंजोइक एसिड ने H प्लस को लूज कर दिया होगा तो बेंजोएट आयन में कन्वर्ट हो गया होगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शंस के अंदर यहाँ सेकंड में OH सब्स्टिट्यूटेड है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ दो OH सब्स्टिट्यूट है और यहाँ हमारे पास एक OH और एक NO2 ग्रुप क्या है सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस तरीके से हमें चार इस तरीके से ही क्या मिले हैं बेसिकली आयन्स मिले हैं और हमें इनको बेसिक करेक्टर की उसमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोल सकते हैं बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों तो बेसिक स्ट्रेंथ तो दो चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो चीजों पर हमारे पास सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। एक तो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जिस भी हम बेस की बात कर रहे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और दूसरा होता है बच्चों एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ प्रोटॉन, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ प्रोटॉन टू H प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। क्या है इसका मतलब, इसको समझना है। एक तो क्या है बच्चों, एक तो उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, और दूसरा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला भी हो, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं बी एक अच्छा बेस है, अगर हम कह रहे हैं बी एक अच्छा बेस है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक तो मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर की। दूसरा क्या है कि अगर उसके सामने कोई प्रोटॉन आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस प्रोटॉन को देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। उसकी एबिलिटी है, उसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है, किसको? प्रोटॉन को। जब और क्या करा है यहाँ पर, उसके पास एबिलिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम जितने भी हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर हम इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे देते हैं बच्चों, इसको थर्ड एंड इस वाले को फोर्थ नाम दे देते हैं और इनको देखते हैं। यहाँ हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को एक बार देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या था यहाँ पर, यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ये COO नेगेटिव है। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ COO नेगेटिव है और इस बार एक OH सब्स्टिट्यूटेड है। एक OH ग्रुप क्या है यहाँ ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूटेड है। थर्ड की भी बात कर लेते हैं बच्चों। थर्ड जो कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड में क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये COO नेगेटिव तो सब में ही कॉमन है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। एंड जो फोर्थ कंपाउंड है बच्चों, फोर्थ कंपाउंड में क्या है, एक NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है और एक OH ग्रुप। तो ये हमारा COO नेगेटिव है, यहाँ NO2 ग्रुप कुछ इस तरीके से दिखाया है और यहाँ पर ये OH ग्रुप इस तरीके से दिखाया है। तो ये हमारे चारों कंपाउंड है। ये बच्चों हमारे पास चारों कंपाउंड है। तो अगर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज का होना मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, COO नेगेटिव ग्रुप को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, COO नेगेटिव मीन्स यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ O है, O के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक गेन करा है, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज आया है। यहाँ COO नेगेटिव सभी में है, मतलब सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है बच्चों, सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है, अवेलेबल तो है सबके पास। अब कौन इजीली डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, अब हमें इनकी एबिलिटी चेक करनी है। तो अवेलेबिलिटी वाला तो काम हमारा हो गया, अब हमें इसकी एबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा, उस इफेक्ट को ध्यान से समझना है, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, इसको समझना पड़ेगा। होता क्या है बच्चों, अगर हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ हमारे पास दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। कैसे कैसे? या तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए और ये बॉन्ड इसके ऊपर चला जाए, तो हम इसका इस तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एज इट इज रहा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। और यहाँ नेगेटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, उसी के ऊपर आ रहा है। इसको बोलते हैं हम बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, स्टेबिलिटी इस वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ एक दूसरी तरीके का रेजोनेंस भी देखने को मिल सकता है। वो कैसे, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो COO नेगेटिव ग्रुप होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या काम कर सकता है, ये इधर इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये इसके ऊपर मूव कर सकता है। तो हम इसके अंदर यहाँ क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और यहाँ COO नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, O पर नेगेटिव और यहाँ O पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पैरा पोजीशन पर आ सकता है। यहाँ पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, O पर नेगेटिव, O पर नेगेटिव दिखा सकते हैं। अब क्या हो सकता है,
अगेन ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है और हम इस तरीके से यहाँ इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। यहाँ पॉजिटिव आया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी, ये ऊपर नेगेटिव, ये ऊपर नेगेटिव, एंड लास्टली क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए, ये बॉन्ड इधर आ जाए। तो यहाँ पर एक दूसरे तरीके का रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड सी, ये ऊपर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ दो तरीके से रेजोनेंस मिल रहा है। एक तो यहाँ हमारे पास ऊपर जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और यहाँ पर सिंपली रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर सिंपली रेजोनेंस आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी वजह से आ रही होगी, ऊपर वाले रेजोनेंस की वजह से या नीचे वाले की वजह से? तो ऊपर वाले की वजह से ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसी के ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप ये नीचे वाला रेजोनेंस देखोगे, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर आ रहा है, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनना है, इस वजह से ये जो है हमारे पास, इसकी वजह से स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं हो पाती। हालांकि रेजोनेंस है, लेकिन ऊपर वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी, इस नॉर्मल रेजोनेंस की वजह से इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। इस वजह से ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं, और इस वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली हाई होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके अंदर हाई होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन से। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये कम स्टेबल है। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, और इनके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इन जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास बेंजोएट आयन है, उनके अंदर कम होती है, और इनके अंदर ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है इनके अंदर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वालों में लो होती है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ऐसा क्या हो रहा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास बेंजोएट आयंस होते हैं, चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, अगर यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कोई हमारे पास है, मान लीजिए कोई ग्रुप आर अटैच है। अब आर क्या काम करता है, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है यहाँ पर, अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाहें कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इसको, ये जो हमारे पास बेंजीन है इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये 6 मेंबर की रिंग है, और यहाँ पर ये सी, और यहाँ ऊपर और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये इनके पी ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स। और यहाँ इनके अंदर ये पाई बॉन्ड को ऐसा दिखा दिया हमने, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डीलोकेलाइज हो सकते हैं रिंग के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, ये इस वाले ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है। तो होता क्या है, अगर यहाँ ऑर्थो पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्लेनर होते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो, ऑर्थो कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो, यहाँ पर कोई ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मान लीजिए हम कोई ग्रुप आर कर प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या काम करता है, ये जो हमारे पास कार्बन के अंदर और ये जो ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली कार्बन के पास, तो ये क्या काम करता है बच्चों, इसको रिपेल करता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ये ग्रुप क्या करता है, रिपेल करता है इन ऑर्बिटल को, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये आउट ऑफ प्लेन मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ये जो होता है सीओ नेगेटिव ग्रुप, इसके अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये आउट ऑफ प्लेन मूव कर जाते हैं। तो इसके जो ऑर्बिटल होते हैं कुछ हद तक टिल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे बेसिकली, ये अब यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इस वजह से यहाँ पर सब हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो जाता है, रेजोनेंस रुक जाता है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट। इस वजह से सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं, एक ये वाला, और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज चला जाए, और इसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट हो सकता है, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड हमारा एज इट इज, और ये आर। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर ये वाला हमारे पास रेजोनेंस नहीं हो पाता है, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, ये वाला रेजोनेंस रुक जाता है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट। और क्योंकि अब यहाँ सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। स्टेबिलिटी इनकी कैसी होती है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले हमारे पास बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। और स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने की वजह से इनके पास बेसिक जो इनकी स्ट्रेंथ है वो भी कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ भी इनकी लो हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारे पास ये जो ऑर्थो वाले हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड वाले हैं, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर दो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पर भी दो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमारे पास अगर हम बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा या बेसिक करेक्टर का ऑर्डर आएगा,
जो हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाले हैं उनके अंदर ऑर्को इफेक्ट लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, फर्स्ट के अंदर ज्यादा है। फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमारे पास यहाँ थर्ड एंड फोर्थ में दो दो क्योंकि सब्सटीट्यूटेड है हमारे पास ग्रुप्स, तो यहाँ पर ऑर्को इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, टू में कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो टू हमारा मोर बेसिक हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ से। अब फोर्थ के अंदर ये वाला ओ एच ग्रुप और ये ओ एच ग्रुप तो कॉमन ही हो गया। यहाँ पर ये जो ओ एच ग्रुप है ये स्मॉल है, यहाँ NO2 ग्रुप बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो ये ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगा रहा होगा, ये वाला हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा। और जो थर्ड वाला है वो कम स्टेबल होगा, थर्ड कम स्टेबल होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी एज कम्पेयर टू फोर्थ। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा और यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।